हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार जो यूपी बोर्ड में इंग्लिश का सिलेबस लगाया हुआ है। ये इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का सेकंड लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग, कंपोस्ट बाई अनीस जंग। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। अनीस जंग, जिनका जन्म 1964 को हुआ, वाज बोर्न इन राउरकेला, वे राउरकेला में पैदा हुई। एंड स्पेंट, और व्यतीत किया, हर चाइल्डहुड, अपना बचपन, एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, उनका बचपन और उनका जो यौवन है, जवानी है, वो हैदराबाद में व्यतीत हुए। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने हैदराबाद में शिक्षा ग्रहण की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हैदराबाद और अमेरिका में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों राइटर्स थे। अनीस जंग बिगन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, अनीस जंग ने भारत में अपना कैरियर एक बतौर राइटर शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड एब्रोड, वे एक एडिटर के रूप में काम कर चुकी हैं और कॉलमनिस्ट कहते हैं, उनके जो आर्टिकल हैं वे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भारत में और विदेशों में भी छपते हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और वे कई पुस्तकें लिख चुकी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, और जो ये स्टोरी है इस लेसन की, उनकी बुक जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, उसी से ली हुई है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एक ऐसी कहानी जिसने बच्चों से उनका बचपन चुराया है। हेयर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडम दिस चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन। हेयर सी एनालिसिस the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। यहाँ पर वे जो हैं एनालिसिस करती हैं जो गरीबी में पिस रहे हैं बच्चे, और जो ट्रेडिशन है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है, which condemn these children to a life of exploitation। बच्चे हैं गरीबी में पिस रहे हैं और उनका जीवन किस तरीके से बेकार हो रहा है, उसी के बारे में राइटर ने इस लेसन में बतलाया है। देखते हैं इस लेसन में क्या है। इस लेसन को हम लाइन बाय लाइन कंप्लीटली पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन ए गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging. Why do you do this? तुम यह क्यों करते हो? I ask साहिब, मैंने साहिब से पूछा। Whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैंने साहिब से जब पूछा, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन मांगते या ढूंढते हुए मिलता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर ढाका में था और ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है, उसे बिल्कुल भी अपने घर के बारे में याद नहीं है। सेट एमिडिस्ट
द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टिंक्ट मेमोरी। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई याद नहीं है, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ से बताती है कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे। दैट इज व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसी कारण उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया और धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां अब वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास करने को इसके अलावा कुछ नहीं है। ही मैटर्स लुकिंग अवे। निगाह बचाते हुए वह बुदबुदाता है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लीबली, मैंने बड़ी चतुराई से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड। स्कूल जाया करो, मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा और तुरंत ही महसूस किया कि मेरी सलाह उसे कितनी खोखली लगी होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्योंकि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बुल्ड वन आई विल गो, जब कोई स्कूल बनाएंगे तब जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग यस ही से, स्माइलिंग ब्रॉडली। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, तो तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, यानी थोड़ा मजाक में। यस, हाँ। ही सेज, उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली, वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। यानी ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम, मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, वह मेरे पास दौड़कर आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, embraced at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world। जो मैं वास्तव में पूरा ही नहीं करना चाहती थी, ऐसा वायदा करने के कारण गिलानी से भरी मैं कहती हूँ, स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है, किंतु मेरे जैसे वायदे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। After months he knowing him, I asked him his name। कुछ महीने बीतने के बाद मैं उससे नाम पूछती हूँ। साहेब ए आलम, तो वह अपना नाम बताता है, साहेब ए आलम। ही अनाउंस, वह बताता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। व्हाट इट मीन्स, कि उसके नाम का क्या अर्थ है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जानता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात उसके नाम का अर्थ है संसार का मालिक, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अगर उसे इसका अर्थ, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि उसे इसके अर्थ का पता चल जाए तो इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है, जो नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज है जो सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं और दोपहर होते होते वे गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। Why are not you wearing चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं
उनमें से प्रत्येक से पूछती हूँ कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेफ, ही आंसर्स सिंपली। वह सीधा सा उत्तर देता है, मेरी माँ ने उन्हें सेफ से नीचे नहीं उतारा। Even if she did not, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. दूसरा, जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं, कहता है वह उतार भी दे तो वह उन्हें फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and saying nothing. जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। I want shoes. मुझे जूते चाहिए। Says a third boy. तीसरा लड़का कहता है who has never owned a pair all his life. जिसने जीवन में कभी जूते नहीं पहने, उसके पास जूते नहीं थे, तो वो कहता है मुझे तो सिर्फ जूते चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. अर्थात देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. देश भर का भ्रमण करते हुए मैंने बहुत से बच्चों को आई हैव सीन में देख चुकी हूँ चिल्ड्रन बच्चे वॉकिंग वेयरफुट नंगे पांव टहलते हुए इन सिटीज शहरों में ऑन विलेज रोड और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, बट इट ट्रेडिशन, एक चलन है। ट्रेडिशन कहते हैं परंपरा को। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। पैसों की कमी के कारण नहीं वरन नंगे पैर रहना एक परंपरा है और ये नंगे पैर रहने के औचित्य सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और मैं हैरान हूँ कि क्या ये सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा व्याख्या करने के लिए यह एक बहाना नहीं है। आई रिमेंबर, मुझे याद है स्टोरी, कहानी, ए मैन, एक व्यक्ति की, फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, उडीपी के एक आदमी की कहानी जिसने मुझे एक बार सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह लड़का था तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वह थोड़ी देर के लिए मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्ष बाद, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of 30 वर्ष बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर गई जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। Desolation in the backyard where lived the new priest. पिछवाड़े में, उसके पीछे, जहाँ नया पुजारी रहता था। There were red and white plastic chairs. वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। A young boy dressed in a grey uniform. एक सलेटी रंग के कपड़े पहने हुए में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. सलेटी रंग के कपड़ों में मोजे और जूते पहने हुए एक लड़का हांफता हुआ आया और अपना बस्ता उसने फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनोदर बॉय, दूसरे लड़के ने जो प्रार्थना की थी 30 वर्ष पहले, हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। लड़के की ओर देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे।
लेट मी नेवर लूज दैम, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा या कभी नहीं खोऊं। द गोडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़के ने जूते पहन रखे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स टू मी सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द periphery of Delhi yet miles away from it. नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है लेकिन लाक्षणिक रूप से या फिर किसी अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। मेटाफिरिकली यानी उसकी तुलना की गई है। Those who lives here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बासिंदे हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय बीहड़ था, वहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी, जंगल था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, यह अभी भी है परंतु अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर कुछ जो घर बने हुए हैं, मड मीन्स मिट्टी के, विद रूफ जिनकी छतें, ऑफ टिन टिन की हैं, एंड तरपेलिन जिन पर तिरपाल डाले हुए हैं। डिवॉइड ऑफ स्वेक ड्रेंगेज और रनिंग वाटर, जिनमें कोई नाली नहीं है या जल की पूर्ति का वहाँ पर कोई साधन नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to view grain. वे 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय से बिना पहचान पत्र के और बिना परमिट के रह रहे हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड हैं जिससे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं और जिससे वे अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जीने की पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, अर्थात खाली पेट या भूखे पेट न सोएं, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. ऐसी फटी हुई साड़ियाँ पहने महिलाओं का एक समूह कहता है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। Wherever they find food, they pitch their tents that become transits home. जहाँ भोजन मिल जाता है वहीं वे अपना तंबू गाड़ देते हैं जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इन्हीं में तो बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल,
और उनके अस्तित्व के साझेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में उत्तरजीविता का अर्थ होता है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर दियर हेड्स, इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। यह उनकी रोजी रोटी है, उनके सिरों पर छत है, भले ही यह टपकती हुई छत क्यों ना हो, किंतु एक बच्चे के लिए यह छत इससे कहीं ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी कभी कभी मिल जाता है। साहिब सेज, साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, और ऐसा कहते हुए उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा पाने की आशा बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका होता है उससे भिन्न होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी चीज़ होती है और बड़े बूढ़े लोगों के लिए जिंदा रहने का साधन होता है। वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी की एक सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई ए फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence। सर्दी की एक सुबह मैं साहिब के पास के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ, जहाँ से वह सफ़ेद वेशभूषा पहने 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है। आई लाइक द गेम, मुझे यह खेल पसंद है। ही हम्स, वह गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और इस बाड़ के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग, द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। साहेब टू इज बियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं और उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर विचित्र लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये मुझे दिए थे। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसका जो कहने का तरीका है, उसका जो स्पष्टीकरण है वो सहज है। द फैक्ट दैट दे आर discarded shoes of some rich boys, ये जो उसने कहा, ये जो तथ्य है, ये किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं जिसने शायद उनमें से who perhaps refused to bear them because of a hole in one of them does not bother him। किसी धनी लड़के ने उसको दिए हैं और जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण इसे पहनने से मना कर दिया होगा, जो कि उसे बिल्कुल भी परेशान ये बात नहीं करती है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमा है, छेद वाला जूता भी सपने के सच होने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग so intently is out of his reach,
परंतु वह खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है उसकी पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग, यानी आज की सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्तर, और उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, और मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। दूर इशारा करते हुए वह कहता है, मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैं देखती हूँ उसके चेहरे की निश्चिंतता, बेफिक्री या जो उसका स्वतंत्रता थी, उसका जो भाव था स्वतंत्रता का, वो खो जाता है, अर्थात वह उस वर्क में खुश नहीं था। इस लेसन के असल में 2 भाग हैं। पहले पार्ट में तो दूसरी कहानी है, और जो अब सेकंड पार्ट है आगे आने वाला है, उसमें जो स्टोरी है वो कुछ और है, उसको भी देखने वाले हैं हम। अभी तक जो है ये कचरा बीनने वालों की स्टोरी है। द स्टील कनस्तर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। द बैग वाज हिज, थैला जो रहता था, क्योंकि वो उसका था, उसका वो मालिक था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, तो साहेब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। अब इसके आगे से एक दूसरी स्टोरी शुरू हो रही है, ध्यान से देखिएगा। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, उसने उत्तर दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए वह कहता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए माइरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए माइरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका जो सपना है, उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। वो एक आईना सा देखता है, क्योंकि फिरोजाबाद में चूड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड टू मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि यह भारत के कांच की आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है। फिरोजाबाद में कांच का सबसे बड़ा कारखाने हैं। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड furnaces, weldings, glass making bangles for all women in the land, it seems. फिरोजाबाद में कांच के बहुत उद्योग हैं,
जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए कांच तोड़ते हुए लगता है देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए कई पीढ़ियां उन्होंने बिता दी हैं। अर्थात कई पीढ़ियों से वहां पर प्रत्येक दूसरे परिवार में चूड़ियों का कारोबार चलता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है। नोन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in Digny cells air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। काफी लंबा सेंटेंस है। अर्थात मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है और उनमें से कोई नहीं जानता कि उन बच्चों के बिना कोई नहीं जानता कि उन जैसे बच्चों का बिना हवा प्रकाश की अंधेरी गंदी कोठरियों में एक हाई टेम्परेचर वाली कांच की भट्टियों पर काम करना इलीगल है, अर्थात गैर कानूनी है। और यदि कानून लागू कर दिया जाए या कानून के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा, जहां वे अपने दिन के घंटों में से घोर परिश्रम करते हैं और उस अधिक परिश्रम के कारण वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबुल्ट। वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक विद गार्बेज। हम कूड़े से अटी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग walls, bowly doors, no windows, crowded with families of humans and animals, coexisting in a primeval state। ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारों, डगमगाते दरवाजों और बिना खिड़कियों के हैं और जिनमें मनुष्य और जानवरों के परिवार यानी पहले युगों की भांति साथ साथ रह रहे हैं। He stops at द डोर। ऐसे ही वह एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। He stops at the door of one such house, bangs a bowly iron door with his foot and pushes it open। लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। We enter a half-built shack। हम एक अधबनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास। उसकी सूखी घास के छप्पर वाले एक हिस्से में इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिंच लीव्स। एक हिस्से में एक चूल्हा जल रहा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है और जिस पर पालक की पत्तियां खदर बदर करते उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और जमीन पर एल्युमिनियम की प्लेटों में कटी हुई सब्जियां हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। धुआं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। अर्थात उसकी देखने में आयु बहुत अधिक नहीं है। शी हैज़ बिगन टू
command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, a lady in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. वह बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है घर की बहू के रूप में। पहले ही उस पर 3 व्यक्तियों जिसमें उसका पति मुकेश और उसके पिता की जिम्मेदारी है। When the older man enters, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब बूढ़ा आदमी घर में प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है। As custom demands, जैसी कि प्रथा है, daughters in law must veil their faces before male elders. प्रथा है कि पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर ढक लेना चाहिए। In this case, the elder is an improvised bangle maker. यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. वह पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी अपने घर का नवीनीकरण करवाने में, अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वह उन्हें वही सिखा पाया है जो जानता है चूड़ी बनाने की कला। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband to blind with the dust from polishing the glass of bangles. यह इसका कर्म, उसका भाग्य है। जो मुकेश की दादी है वो कहती है, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश की गर्द से अपने पति को अंधे होते देखा है। Can a God given lineage ever be broken? क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त देने वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? See impales born in the caste of bangles maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। कहती है कि चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in encamped yard, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. चूड़ियों के जो अलग अलग कलर हैं उसके बारे में बताती है कि मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे या बंडल धूप सी सुनहरी, धान जैसी हरी, गहरी चमकीली नीली, बैंगनी, गुलाबी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग की अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों में पड़ी रहती हैं तथा इनको 4 पहियों वाले हथ गाड़ियों पर लादकर जवान आदमी झोपड़ियों से कस्बे की तंग गलियों में होकर धकेलते हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. और अंधेरी झोपड़पट्टियों में टिमटिमाते तेल के दीपकों की लो की पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरों पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। Their eyes, उनकी आंखें, are हैं more adjusted to dark than
टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज़्यादा समायोजित हैं। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। यही कारण है कि प्रौढ़ होने से पहले ही वे अपनी दृष्टि खो बैठते हैं, अर्थात कम उम्र में अपनी जवानी से पहले ही वे अपनी दृष्टि गवा देते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेपिंग ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman shouldering pieces of glass। एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongues of machine। उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं तो मैं सोचती हूँ, आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। राइटर जब उस लड़की को देखती है जिसके हाथ मशीन की भांति चलते हैं तो वो सोचती है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। ये भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। स्पेशियसनेस इन मैरिज। अर्थात ये जो है जब शादी होती है तो जब उसके हाथ में रंगीन चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं तो राइटर सोचती है कि वे उसका महत्व जानती भी है या नहीं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स dyed red with henna and red bangles roll on to her wrist। यह बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। She will then become a bride। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who become one many years ago। तब उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes। आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं किंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। जो बोला गया है उसी को इसमें ऐसे लिखा हुआ है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जो। वह एक ऐसी आवाज में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है। That is what she has reaped। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles। यही मिला है उसे लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा। उसका पति कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। All I have done is make a house for the family to live in। मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। He has a roof over his head। उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के दुख की कराहट हर घर में गूंजती है।
द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स। युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड ऑल एबिलिटी टू ड्रीम। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मानो मार दिया गया है। Why not organize yourselves into a cooperative? राइटर कहती है, आप स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए हैं जिन्होंने उनके पिताओं और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। Even if we get organized, we are the ones who will be held up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. वे कहते हैं कि हम संगठित भी हो जाएं तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही न्यायालय में घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे, ऐसा भी कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम। उनमें कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं हैं। They talk endlessly in a spiritual that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे अनवरत कुंडली नुमा चक्र के समान बोलते हैं जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। लिसनिंग टू देम। उनकी बात सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली। एक तो ऐसे परिवार काउट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। एक तो ऐसे परिवार जो गरीबी के जाल में फंसे हैं। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। राइटर एक्सप्लेन करती है, एक तो ऐसे परिवार जो गरीबी के जाल में फंसे हैं और जो अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबे हुए हैं। दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का कुचक्र है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। एहसास होने से पहले ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ हटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट
इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई दी तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न। वह किसी गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट दी गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। परंतु गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक। मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट्स। वह जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट। तो वह अचानक चुप हो जाता है। नो नहीं, ही सेज। वह कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू द रिग्रेट। उसकी जो बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी भी पश्चाताप में नहीं बदली है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वह उन कारों के सपने देखने में संतुष्ट है जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है। Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। इस तरीके से राइटर ने इस लेसन को एक्सप्लेन किया है। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।